Hello, beta. Welcome to the class of economics by Anuj Bansal. And today we are going to start with the second chapter of Indian economic development. And this chapter is all about the planning which was done by the Indian government during 1950 to 1990. This is the part of the unit first of Indian economic development, which is about the development experience of India during 1947 to 1990। चलिए तो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या है इस चैप्टर में। ठीक है बेटा, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इस चैप्टर में हम बहुत कुछ अच्छा जानने वाले हैं। देखिए, हम बात कर रहे हैं कि इंडिया को आजादी तो मिल गई है, 200 साल तक ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर राज कर लिया है और अब 15 अगस्त 1947 को हमें आजादी मिल गई है। The Indians are very happy that we are free from the British rule. But where we are, कहाँ पर हैं हम? अपने को नहीं पता अभी, नहीं पता। सोच रहे हैं कि कहाँ पहुंच गया इंडिया, इंडिया क्या था और क्या हो गया है और क्या बनाना है इंडिया को। चलिए, तो क्या जरूरतें हैं हमारी। देखिए, हमारी इकोनॉमी बहुत पीछे हो चुकी है। हमारी इकोनॉमी को रिकंस्ट्रक्ट करना है, रिबिल्ड करना है, क्योंकि ब्रिटिश राज में हमारी इकोनॉमी बन गई थी एक स्टैग्नेंट इकोनॉमी, जो बहुत ज्यादा रुकी हुई थी, जो बहुत धीरे धीरे कर कर ग्रो कर रही थी। हमें इंडिया को डेवलप करना है, इंडिया को डेवलप्ड कंट्रीज की कैटेगरी में लाना था। 1947 15 अगस्त जब इंडिया को आजादी मिली तो इंडिया वाज अ अंडर डेवलप्ड कंट्री। इंडिया का डेवलपमेंट नहीं हुआ था, वो बहुत पीछे हो चुकी थी और उसको डेवलपमेंट की जरूरत थी। चलिए, अब डेवलपमेंट की जरूरत थी, अब सोच रहे हैं कहाँ जाएं, क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। कैसी इकोनॉमिक सिस्टम को अडॉप्ट करें और क्या प्लानिंग करें। देखिए, अब इंडिया का डेवलपमेंट करना था। जब इंडिया का डेवलपमेंट करना है तो बेटे प्लान तो बनाने पड़ेंगे। सोचना तो प्रायर एंड पे पड़ेगा, पहले ही सोचना पड़ेगा। और ये सब कौन कर रहा था हमारे लिए, ये सब चैलेंजेस फेस कौन कर रहा था? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज फेसिंग दीज चैलेंजेस। तो अब बात आई थी टाइप ऑफ इकोनॉमी। देखिए, तीन तरीके की इकोनॉमी होती है, ये आपने 11th क्लास में भी पढ़ा होगा। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, देन उसके बाद सोशलिस्टिक इकोनॉमी एंड द लास्ट वन इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया ऑप्टेड फॉर मिक्स्ड इकोनॉमी। लेकिन अभी तीनों को समझते हैं। सोशलिस्टिक इकोनॉमी क्या होती है? देखिए, सोशलिस्टिक इकोनॉमी का मतलब होता है एक ऐसी इकोनॉमी जिसमें सारा कंट्रोल सरकार के पास है, सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग होती है और सारा कंट्रोल सरकार करती है और सरकार कहती है अब जैसे अपने ने बताया है तुम्हें वैसा मानना है। ठीक, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात करते हैं तो ये इकोनॉमी कहती है कि भैया यहाँ पर ना हम सरकार से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे, यहाँ पर सारी चीजें जो कंट्रोल करी जाएंगी, प्रोडक्शन एंड द डेवलपमेंट वाज कन्फाइंड टू द प्राइवेट सेक्टर, और वो सिर्फ प्रॉफिट कमाना चाहता है। सरकार चाहती है डेवलपमेंट, लेकिन प्राइवेट सेक्टर चाहता है प्रॉफिट। और आखिरी बात है मिक्स्ड इकोनॉमी, एक ऐसा स्ट्रक्चर जहां पर पब्लिक प्राइवेट सेक्टर का कॉम्बिनेशन बनाया जाता है। ये क्या है? पब्लिक सेक्टर एंड द प्राइवेट सेक्टर आर अलॉटेड देयर रिस्पेक्टिव रोल्स। उनको बता दिया कि तुम्हें क्या करना है और तुम्हें क्या करना है, सरकार क्या करेगी और आम आदमी क्या करेगा या प्राइवेट सेक्टर क्या करेगा। समस्याएं बढ़ जाती हैं कि ये समस्या सरकार सॉल्व करेगी और कुछ समस्याएं प्राइवेट सेक्टर सॉल्व करेगा। आगे चलते हैं, ये एक डिफरेंस दिया है। देखिए, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और सोशलिस्टिक इकोनॉमी के बीच में व्हाट टू प्रोड्यूस। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी जो होती है ये क्या करती है, ये गुड्स बनाती है और इनको बेचती है प्रॉफिट कमाने के लिए। सोशलिस्टिक इकोनॉमी क्या करती है?
अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सोसाइटी प्रोडक्शन करती है। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स की, उन्हें नहीं मतलब, उन्हें मतलब है कि भैया मुझे मुनाफा कमाना है, लेकिन सरकार कहती है नहीं, मेरी जो पॉपुलेशन है, जो मेरी जनसंख्या है, जो मेरे लोग हैं, हमें उनकी जरूरत को समझना है। अगर हम बात करें कि कैसे बनाते हैं, तो ये चीप लेबर को, चीप टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन यूज करते हैं, और गवर्नमेंट डिसाइड्स हाउ गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस में ये चीप लेबर, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी चीप लेबर को यूज करता है, और सोशलिस्टिक इकोनॉमी में हर सिचुएशन के हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि प्रोडक्शन कैसे करना है। बात करते हैं किसके लिए बनाते हैं, तो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी जिसके पास परचेजिंग पावर है, जो हाई इनकम ग्रुप है, उसके लिए बनाती है। लेकिन अगर हम बात करें सरकार की, तो वो ऐसे गुड्स बनाती है जिसे हर व्यक्ति अफोर्ड कर सके। वो कभी भी परचेजिंग पावर पे बेस्ड होकर नहीं बनाती। चलिए, इंडिया ऑप्टेड मिक्स्ड इकोनॉमी। यहाँ पर क्या क्या था, सोशलिस्टिक सोसाइटी विद द स्ट्रॉन्ग पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड डेमोक्रेसी। ये डिसीजन लिया हमारे उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने। आगे चलते हैं, अब बात करेंगे हम इकोनॉमिक प्लानिंग की, कि जी इकोनॉमिक प्लानिंग में क्या क्या हुआ। देखिए, इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब पढ़ेंगे हम। उसके बाद जो हमारी प्लानिंग होती है वो कितने समय के लिए होती है एक बार में, कैसे की, क्या होती है इकोनॉमिक प्लानिंग, और कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अब बात करेंगे हम मीनिंग ऑफ प्लान की। देखिए, आप सब बिजनेस स्टडीज में पढ़ के आए प्लानिंग का मतलब। आपने कहा सर प्लानिंग का मतलब तो होता है टू डिसाइड इन एडवांस। यस होता है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। यहाँ पे थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। यहाँ पर है हाउ द रिसोर्सेज ऑफ द नेशन शुड बी पुट टू यूज। कैसे अपने रिसोर्सेज को यूज में लाएं। जर्नल गोल्स एज वेल एज स्पेसिफिक गोल्स के बारे में हम बात करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर एक टाइम फ्रेम होगा जो आपकी प्लानिंग में भी होता है। प्लानिंग इज ऑलवेज टाइम बाउंड। ठीक है, economic planning defines defined as making major economic decisions on the basis of a comprehensive survey of the economy as a whole। पूरी इकोनॉमी को एक मानते हुए एक सर्वे करा, जिसमें हमने डिसाइड करना है कि हमें अपनी इकोनॉमी को कैसे ग्रोथ दिलानी है। दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक प्लानिंग। देखिए, इकोनॉमिक प्लानिंग में याद रखिएगा हमेशा सेंट्रलाइज्ड तरीके से काम किया जाता है। Now implementation. Government of India set up Planning Commission in 1950 with the Prime Minister as the chairman। एक नंबर के दो सवाल बनते हैं यहाँ से। 1950 में बनी थी, ये साल याद रखना है। और प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन कौन होता है, या प्लानिंग कमीशन में प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट क्या होती है, ये आपके तीन सवाल बनते हैं। लास्ट प्लान कब बना था, सर अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लास्ट प्लान देखिए 2016-17 जो हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ, उसमें हमारा आखिरी इकोनॉमिक प्लान खत्म हुआ, और प्लानिंग कमेटी को भी खत्म कर दिया गया उसी साल। 2012-13 से शुरू होकर 16-17 तक चला। ड्यूरेशन रहता है बेटा हमेशा 5 साल का इकोनॉमिक प्लानिंग में। उसके बाद 2016-17 में जब ये प्लानिंग कमीशन खत्म होनी थी, तो उससे पहले ही एक नई कमेटी का संगठन किया गया, जिसको नाम दिया गया नीति आयोग। नीति आयोग 2015 में सेटअप की गई थी, और नीति आयोग है आपका नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। दिस इंस्टीट्यूशन इज वर्किंग टू ब्रिंग इंडिया टू एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पे ले जाना चाहता है बेटे। अभी बहुत रिसेंटली स्कूल्स में एक प्रोग्राम शुरू करा नीति आयोग ने, जिसको नाम दिया अटल टिंकरिंग लैब। रोबोटिक लैब्स स्टार्ट कर रहा है। ये नीति आयोग जो है ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और स्कूल्स को गवर्नमेंट फंडिंग देती है कि अपने यहाँ एक रोबोटिक्स की लैब सेटअप करो, और
लेकर के पहली क्लास से 12वीं क्लास तक के बच्चों को ले जाओ उस लैब में, और उस लैब में सिखाओ कैसे कैसे मशीन बनाई जाती है, कैसे मशीनें काम करती हैं, कैसे मशीनों के साथ एंजॉय किया जा सकता है। सिखाओ, उनके अंदर एक जज्बा लेके आओ। नीति आयोग कह रहा है कि इंडिया को बदलेंगे और बदल भी देंगे। आगे चलते हैं। देखिए, द गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स, ये जो 5 ईयर के लिए पंचवर्षीय योजना बनती है, इसके क्या क्या गोल्स होते हैं। पहला गोल ग्रोथ पानी है, दूसरा गोल इक्विटी लानी है, तीसरा गोल मॉडर्नाइजेशन करना है, और चौथा गोल है बेटा सेल्फ रिलायंस लाना है। ये हैं 4 जेम्स, मेरे 4 अनमोल रतन। 5 ईयर प्लानिंग के 4 अनमोल रतन हैं, ग्रोथ, इक्विटी, मॉडर्नाइजेशन एंड सेल्फ रिलायंस। याद रखिएगा जेम्स को। ग्रोथ का मतलब क्या था बेटा? जीडीपी बढ़ाना है, जीडीपी बढ़ाना है। जीडीपी होता क्या है? जीडीपी का मतलब क्या है? तो जीडीपी का मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, द प्रोडक्शन डन विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरीज ऑफ अ कंट्री बढ़ाना है। इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरीज के अंदर जो प्रोडक्शन हो रहा है, गुड्स बन रहे हैं, सर्विसेज बन रही हैं, फाइनल गुड्स और सर्विसेज, उनको बढ़ाना है। बात आती है किन किन सेक्टर्स पे काम करना है, तो सभी सेक्टर्स पे काम करना है, किसी को नहीं छोड़ना, सबको साथ लेके चलना है। सबका साथ सबका विकास करेंगे। एग्रीकल्चर सेक्टर को भी बढ़ाएंगे, सर्विसेज को भी बढ़ाएंगे, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी बढ़ाएंगे। जीडीपी कैन बी इंक्रीज्ड बाय, कैसे बढ़ा सकते हैं? कंट्री की कैपेसिटी बढ़ा दो, अपनी कैपेसिटी बढ़ा दो काम करने की। जज्बा लाओ, देश को बढ़ाना है। जीडीपी को आप अपनी प्रोडक्शन की कैपेसिटी से बढ़ा सकते हो। ज्यादा गुड्स बनाने की क्षमता लाओ। अगर ज्यादा गुड्स बना पाओगे तो जीडीपी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा आपका। और कैसे बढ़ा सकते हो? जीडीपी बढ़ाने के लिए सर्विस सेक्टर को भी बढ़ाओ। सर्विस सेक्टर को बढ़ाने के लिए क्या करो? नई नई ट्रांसपोर्टेशन के तरीके लाओ, नई कंपनी सेटअप करो, बैंकिंग को बढ़ाओ, कम्युनिकेशन को बढ़ाओ। जैसे कि अभी ये एक सर्विस सेक्टर, अपना एजुकेशन फील्ड, सभी कोरोना के डर से घर पे बैठे हैं बेटे, और लेकिन हम बच्चे जो हैं, जो एजुकेशन से जुड़े हैं, हम नहीं बैठे घर पे खाली, हम पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं, हम ऑनलाइन मोड को यूज कर रहे हैं, कम्युनिकेशन को यूज कर रहे हैं कांटेक्ट में रहने के लिए, और हम जीडीपी में कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। नाउ इक्विटी, याद रखना बेटा, इक्विटी का मतलब कभी भी ये नहीं होता सबको बराबर दे दो, बराबर अधिकार दे दो बेटे। पैसा बराबर बांटना इज नॉट इक्विटी। 100 रुपए कमाए, 100 रुपए कमाकर मैंने कहा 50 पियून को दे दो सैलरी और 50 मैनेजिंग डायरेक्टर साहब को दे दो, मैं गलत बात कह रहा हूं, याद रखना। 100 रुपए कमाए, पियोन का 15 रुपए का था, तो 15 देना, 14 ना देना। याद रखना, इक्विटी का मतलब है अधिकार पूरे देना। देखिए, बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी टू रीच द पुअरर सेक्शन ऑल्सो, केवल अमीरों को सारे फायदे नहीं देने, गरीबों को भी फायदे दो। ठीक, रिड्यूस इनइक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, ऐसा ना करो कि सारा पैसा अमीरों के पास पहुंचा दो, गरीबों को और गरीब, अमीरों को और अमीर बना दो। जब भी ऐसा होगा कि अमीर और अमीर होते जाएंगे, गरीब और गरीब होता जाएगा, तो याद रखना बेटे, देश में गरीबी बढ़ती चली जाएगी। ठीक, नई मशीनरी को यूज करो फैक्ट्रीज के अंदर, ताकि फैक्ट्रीज की भी ग्रोथ हो सके। ऑल्सो इंक्लूड चेंजेस इन सोशल आउटलुक, अपनी सामाजिकता को बदलो। क्या था, हम बात कर रहे हैं आजादी के समय की। उस समय पे वुमेन को माना जाता था कि आप तो घर के अंदर रहोगे, पर्दे में रहोगे, समाज में लोगों के सामने नहीं आओगे। गलत है, ये सब धक्यानुसी बातें हैं। क्यों नहीं आएगी? आज हमारे देश की बेटी लड़कों से आगे है। हर वुमेन कदम से कदम मिलाकर चलने का अधिकार भी रखती है और जज्बा भी रखती है, तो क्यों उसे पीछे रखना है? क्या हमारे देश में कल्पना चावला नहीं आई थी? क्या उसने हमारे देश को कुछ प्रसिद्धियां नहीं दिलवाई? बिल्कुल दिलवाई है। तो क्यों उन्हें घर में बिठाना है?
उनको भी सशक्त करना है, उनको भी आगे लेके आना है। मॉडर्नाइजेशन, बेटा मॉडर्नाइजेशन, नए कपड़े पहनना इज मॉडर्नाइजेशन आज की डेट में। लेकिन तब क्या था मॉडर्नाइजेशन? तब मॉडर्नाइजेशन था नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना। सर हमारे लिए आज भी है, नई टेक्नोलॉजी को जब हम अडॉप्ट करते हैं तो हम कहते हैं मॉडर्न हो गए। बिल्कुल सही बात है बेटा, हम मॉडर्नाइजेशन उसे भी कहते हैं। ठीक है, इसको कैसे करा जा सकता है? नई सीड्स अडॉप्ट करो, एग्रीकल्चर सेक्टर में नई सीड्स को अडॉप्ट कर लो। ठीक है, फैक्ट्री में नई मशीन से लेके आ जाओ, मॉडर्न मशीन्स। और बाकी समाज में लेडीज को, वुमेन्स को भी सशक्त करो, उनको भी पहचानो कि उनके अंदर भी कैपेबिलिटीज हैं, दैट दे कैन कंट्रीब्यूट टू जीडीपी, they can contribute towards the development of the country, they can contribute towards the development of the family. सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज इस बात को कह रहे हैं कि हमें सेल्फ रिलायंट होना है, हमें अपनी डिपेंडेंस ऑन अदर कंट्रीज को खत्म करना है, हमें इंपोर्ट्स कम करने हैं, हमें खुद गुड्स बनाने हैं। जो गुड्स हम इंपोर्ट करते हैं उनको अपने देश में बनाना है, ताकि हमारी डिपेंडेंस ऑन अदर कंट्रीज कम हो जाए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें? देखिए, अपनी डिपेंडेंस कम करनी है, तो उसके लिए हमें अपनी फूड सप्लाईज को पूरी करना था, फॉरेन टेक्नोलॉजी को compete करना था कि अपनी टेक्नोलॉजी और उससे बेहतर करनी थी, और सर्विस सेक्टर उन जैसा बनाना था। हमारे पास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की कमी थी, कम्युनिकेशन डिवाइसेस बहुत अच्छे नहीं थे, इंडिया के पास इंटरनेट फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, वो सब डेवलप करना था इंडिया के अंदर। चलिए जी, अब आते हैं हमारे लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स पढ़ने से पहले हमने 4 जेम्स के बारे में पढ़ा: ग्रोथ, इक्विटी, मॉडर्नाइजेशन एंड सेल्फ रिलायंस। याद रखिएगा, दीज आर द 4 जेम्स ऑफ 5 ईयर प्लानिंग। अब बात करेंगे हम लैंड रिफॉर्म्स की। तो बेटे, अगर हम बात करें लैंड रिफॉर्म्स की, तो क्या है ये लैंड रिफॉर्म्स? देखिए, चेंज इन द ओनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग। अंग्रेजों ने अपने शासनकाल में क्या किया था? उन्होंने हमारे देश के जो लोग थे उनको बांटा किस तरीके से? कुछ को जमींदार बनाया और कुछ को मजदूर बनाया। मजदूरों की जमीन छीनी, जमींदारों को जमीन दे दी, और उनसे कहा कि अब तुम जो जमींदार हो, इस जमीन पे हमें लगान दोगे, टैक्स दोगे, रेवेन्यू पे करोगे, और तुम आगे अपने मजदूरों से ले लोगे। जो ये मजदूर थे, ये करते क्या थे? ये वास्तव में फार्मर थे, और ये ही असली टिलर से जो सॉइल पे क्रॉप को ग्रो करते थे। लेकिन अब ब्रिटिशर्स के जाने के बाद हमने लैंड रिफॉर्म्स हम फिर से लेके आए, हमने कहा फिर से ओनरशिप में चेंजेस आएंगे। अब लैंड जमींदार के हाथ से निकलकर जो वास्तव में फार्मर है उसके पास जाएगी। ठीक है, अब एग्रीकल्चर फील्ड में कैसे कैसे रिफॉर्म्स आए? इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स आए, जिसके अंदर कवर होता है एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज, देन ओनरशिप राइट्स ऑफ टेनेंट्स एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, यानी कि लैंड सीलिंग की बात करी हमने। और दूसरे आए थे बेटा टेक्निकल रिफॉर्म्स लाइक ग्रीन रेवोल्यूशन। तो अब हम बात करते हैं बेटा किसकी? लैंड रिफॉर्म्स की, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की। सबसे पहले हम बात करेंगे एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज। इंटरमीडिएटरीज कौन थे? सर ये जमींदार थे, मिडलमैन थे। जो फार्मर जो ग्रो करता था उसको बाजार तक जो ले जाया करते थे, उन्हें इंटरमीडिएटरी कहा जाता था। उनको 1951 से पहले पहले हमने नमस्ते कर दी थी, हमने कहा था भाई साहब आप जाओ, हमें आपकी जरूरत नहीं है। सरकार अब इस फार्मर की मदद करती थी, कहती थी कि अब हम इसकी मदद करेंगे और हम इसका जो क्रॉप है वो बाजार में ग्रो करा देंगे, क्रॉप सेल करा देंगे। तो इससे क्या फायदा मिला? 200 लाख, 200 lakhs tenant into direct contact with the government and were thus freed
from being exploited by the zamindars. आप देख रहे हैं कितनी बड़ी फिगर थी। 200 लाख पीपल वर इन द कंट्रोल ऑफ द जमींदार्स। उनको आजादी मिली थी। देश को आजादी 1947 में मिली थी, लेकिन 3 साल लग गए, 3 से 4 साल लग गए इन लोगों को वास्तव में आजादी पाने में। ओनरशिप राइट्स ऑफ टेनेंट्स की अगर हम बात करें तो इनको अब टेनेंट्स को ओनरशिप राइट मिले थे। इनसे कहा कि अब आप कल्टीवेटर हो तो आप इस जमीन के मालिक हो, अब आपकी है ये जमीन। और इन सम स्टेट्स टेनेंट्स वर मेड द ओनर एंड आस्क्ड टू पे कंपनसेशन टू द प्रीवियस ओनर। और कहा गया कि भाई देखो साहब, फ्री में तो नहीं मिलेगी, आपको इसका मुआवजा पुराने ओनर को देना पड़ेगा। इसकी वजह से क्या फायदे हुए? अब देखिए, अभी तक वो मजदूरी कर रहे थे, किसी और के लिए काम कर रहे थे, तो उनकी तरफ से ग्रोथ हो ना हो उन्हें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब वो मालिक थे, अब वो उसकी ग्रोथ चाहते थे, अपने काम की ग्रोथ चाहते थे। वो और जी जान लगाकर काम करने लगे और मेहनत से कल्टीवेशन करने लगे। रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड हुआ, लैंड सीलिंग जैसे कहा गया। ठीक है, अब यहाँ पर ना हर व्यक्ति के लिए एक कोटा फिक्स कर दिया गया कि सर मैक्सिमम जमीन आपको कितनी मिलेगी, इससे ज्यादा नहीं मिलेगी, जो कि जमींदारी सिस्टम में नहीं था। जमींदार को अबंडेंटली दी जाती थी, खूब सारी जमीन, सारी जमीन एरिया की जमींदार साहब के नाम पे कर दी जाती थी। ठीक है, द पर्पस ऑफ लैंड सीलिंग वॉज टू रिड्यूस द कंसंट्रेशन। क्या था, कुछ लोगों के हाथ में नहीं रखनी थी जमीन, इसे बांटना था ताकि और भी लोगों के को फायदे मिल सकें, और भी लोग सशक्त हो सकें, और ज्यादा डेवलपमेंट हो सके। ड्रॉबैक्स क्या थे? देखिए, अगर चीजें बहुत अच्छी दिख रही हैं तो ऐसा नहीं है बेटा कि उनमें सब कुछ बहुत अच्छा है, उसके अंदर कुछ कमियां भी थी। ड्रॉबैक्स के बारे में बात करते हैं। देखिए, फॉल्ट इन लेजिस्लेशन, इम्प्लीमेंटेशन वाज डिलेड, लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, सरकार भी नहीं चाहती थी कुछ एरियाज की, और एक्सप्लॉयटेशन भी बहुत ज्यादा हुआ। ड्रॉबैक्स वर केप्ट इन फाइल, ड्रॉबैक्स वर केप्ट इन फाइल। और आज हमने उस फाइल को खोला है। फाइल के अंदर है फॉल्ट इन लेजिस्लेशन, इम्प्लीमेंटेशन वाज डिलेड, लैक ऑफ पॉलिटिकल विल एंड एक्सप्लॉयटेशन। चलिए सर, फॉल्ट इन लेजिस्लेशन पढ़ते हैं। जमींदार ने लूप होल ढूंढे। देखिए, कोई भी प्लानिंग होती है वो फुल प्रूव्ड नहीं होती। प्लानिंग आपने जब पढ़ा था तो उसमें पढ़ा था कि जब प्लानिंग में कोई भी खामियां मिलती हैं तो हम उन पे वर्कआउट करते हैं और बेहतर प्लानिंग करने के लिए। तो जमींदार ने शुरुआती दौर पे प्लानिंग में लूप होल्स ढूंढे, और जिससे क्या प्रॉब्लम्स आई। The intermediaries were allowed to retain substantial area of land for personal cultivation. उन्होंने कहा कि आप हमसे सारी जमीन छीन लोगे तो हम अपना जीवन कैसे चलाएंगे, हमें भी तो कुछ चाहिए। तो कुछ जमीन उनके पास छोड़ दी गई। ठीक है, आप अपने पर्सनल कल्टीवेशन कीजिए, अपने खुद के लिए कर सकते हैं आप। इम्प्लीमेंटेशन कैसे डिले हुआ? द बिग लैंडलॉर्ड्स चैलेंज लेजिस्लेशन इन द कोर्ट। बस, अब भारतीय कोर्ट में बात चली गई, अब तो तारीख पे तारीख मिल रही थी। दिस यूज्ड they use this delay to register their land in the name of close relatives, thereby escaping from the legislation. उन्होंने क्या करा, कोर्ट में केस डाला। अब अभी इतनी जल्दी सुनवाई तो होनी नहीं थी। उन्होंने क्या करा, जमींदारों ने अपनी जमीन अपने रिश्तेदारों के नाम पे लिख दी। अब भैया, जमींदार के पास जो है वही तो बांटोगे, जमींदार के रिश्तेदारों की जमीन थोड़ी ना बांट देंगे। तो अगेन ये लूप होल था एक, जिसका फायदा जमींदारों ने उठा लिया था। लैक ऑफ पॉलिटिकल विल। देखिए, केरला और बंगाल की अगर हम बात करें तो वहां पर बहुत अच्छे से काम हुआ था। वहां की सरकार चाहती थी कि मेरे एरिया के, मेरे स्टेट के लोगों को फायदा मिले, लेकिन हर जगह नहीं हो पाया। कुछ स्टेट्स में बहुत भारी नुकसान हुआ। अदर स्टेट्स में have not the same level of commitment
and vast inequality in land holding continued. बस ये हमारे देश का दुर्भाग्य था। एक्सप्लॉइटेशन कैसे हुआ? लैंडलॉर्ड्स ने अपने टेनेंट्स को अब फोर्स करना शुरू कर दिया था कि तुम जाओ जमीन छोड़ के, और उन्होंने ये दर्शाया कि भैया हम तो खुद ही लैंड वर्कर्स हैं, हम तो खुद इस जमीन पे खेती करते हैं, हम कल्टीवेटर हैं, हम जमींदार नहीं हैं, हम तो खुद कल्टीवेशन करते हैं, हमने कभी टेनेंट रखे ही नहीं। और इसकी वजह से वो जमीन उन्हीं के पास रह गई, टेनेंट्स को नहीं मिली। जब कोई टेनेंट था ही नहीं तो दोगे किसे? तो वो जमींदार के पास रह गई। वो हाथ जोड़ता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, टेनेंट भीख मांगता रहा, लेकिन जमींदार साहब ने कुछ भी नहीं सुना। तो बेटा ये था स्टार्टिंग ऑफ द चेंजेस इन इंडिया। 1950 में कैसे कैसे चेंजेस आए थे ये हम देख रहे हैं। अभी हमने एग्रीकल्चर फील्ड हम कंसिडर कर रहे हैं और उसमें हमने लैंड रिफॉर्म्स पढ़ा है। अगली क्लास में हम ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक कीप एंजॉयिंग इकोनॉमिक्स विद अनुज बंसल, एंड यस फ्रेंड्स, like and share our videos and subscribe our channel. Wait for the next video. Till then, take care. Bye bye.